खबरों से आगे में आज शाम ज़हनी अमराज के शिकार अफराद पाकिस्तान में मदद के लिए किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? माजी में अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाले क्या मुस्तकबिल भी पुरअमन बना पाएंगे? और इस जमीन पर हमारी जिंदगी का एक दिन फिल्म के पर्दे पर कैसा लगता है? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान से। पिछले कुछ हफ्तों पर अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान में सियाचिन का सानहा, भोजा एयरलाइन के जहाज़ का हादसा, लाहौर रेलवे स्टेशन पर बम धमाका, इसके समेत ऐसे कई वाक़यात रोनमा हुए हैं जो कौमी सतह पर एक धचके की तरह थे और इनफरादी तौर पर भी बहुत से अफराद इनसे बुरी तरह मुतासर हुए। ऐसे में जो लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं वो मदद के लिए किसके पास जा सकते हैं? और सिर्फ हादसात ही नहीं, घरेलू हालात या किसी भी और वजह से ज़हनी अमराज का सामना करने वालों को पाकिस्तान में मदद कहाँ मिल सकती है? आज कराची से आयशा खान हमारे लिए इसी का जवाब पेश कर रही हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में अवाम की सेहत समेत फलाह व बहबूद की बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की ही है, मगर माशरे में ऐसे अफराद और इदारे भी हैं जो इन मसाइल को हल करने के लिए इनफरादी सतह पर काम करके हुकूमत की मदद कर रही हैं। कारवान हयात भी इन्हीं इदारों में एक है जहां नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अफराद का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये इदारा अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से एफिलिएटेड है। यहाँ दाखिल होने वाले मरीजों को इलाज के लिए बहाली के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ उन्हें मुख्तलिफ जहनी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रखा जाता है। इनमें कंप्यूटर लिटरेसी, योगा, लाइब्रेरी, गेम्स, ड्राइंग्स और हाथ से बनने वाली दीगर चीज़ों के अलावा फ़िज़िकल फ़िटनेस वगैरह शामिल हैं। कारवान हयात में आने वाले मरीज़ और उनके ख़ानदान वाले खुश हैं कि उनका अच्छा इलाज हो रहा है। उस प्रोग्राम में इन्होंने मुझे ये बताया है कि किस तरह से हम अपनी इलनेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस माशरे में रह सकते हैं। बस हमें तो ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और अपने आप को संभाल सक रहे हैं। अब तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये है कि मैडम करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कभी ना कभी करते हैं। कारवान हयात 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, लेकिन इस वक्त यहाँ 78 अफराद ज़ेरे इलाज हैं क्योंकि इस इदारे को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुश्किलात भी रहती हैं। 80% लोग वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। बाकी 20 में से भी कोई 15-16% ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ 20-30% दे रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा देते हैं। और इसकी वजह से ऑब्वियसली सारे वक्त ये होता है कि डोनेशंस की ज़रूरत होती है, ज़कात की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी नाहमवारियों की वजह से ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो बीमारियां विरासत में मिलती हैं उनको तो होने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो बीमारियां हमारे रवैयों से जन्म लेती हैं उनको रोकना हमारे इख्तियार में है। माँ बाप को फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत और शफ़क़त का रवैया रखना बहुत ज़रूरी है, और ये जिस्मानी और सेक्सुअल अब्यूज़ जो कि घरों में होता है, सबसे पहले इसको जानना और इसको बाहर लाना और इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उनको तालीम की तरफ लेके आएँ, उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो दें, तो चांसेस हैं कि आइंदा की जनरेशन जो है वो हमारी बेहतर हो और उनको खुदा से जोड़ें। मैं किसी मज़हब की बात नहीं करती, लेकिन उनको खुदा से जोड़ें। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनके अंदर इतनी मजबूती पैदा करेंगी कि वो ज़माने का मुकाबला कर सकते हैं। घर से और खुदा को जुड़ने से ही मजबूती आती है। आयशा खान, उर्दू VOA, कराची। पाकिस्तान में कारवान हयात जैसे कई इदारे हैं जो लोगों की मदद में मसरूफ़ हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों की तरफ से माली मदद की भी ज़रूरत है। तो क्या आप जानते हैं कि फलाही कामों के लिए पिछले साल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डोनेशंस किस मुल्क के लोगों ने दी? इसका जवाब है अमेरिका। दुनिया के 153 ममालिक पर मुश्तमिल वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका के बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया के अवाम ने सबसे ज़्यादा अतियात दी है। आयशा खालिद बता रही हैं अमरीकियों की फयाजी की कुछ वजूहात। बज़ाहिर तो ये एक आम सी सुबह है, लेकिन खैराती इदारे सल्वेशन आर्मी के वाशिंगटन के करीबी शहर अलेक्जेंड्रिया में वाक़े सेंटर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं। मारिया और इंग्रिड अपनी कुछ फालतू चीज़ें यहाँ अतिया करने आई हैं। कई कपड़े हैं जो मैंने कभी पहने ही नहीं और वो इतनी अच्छी हालत में हैं कि मैं उन्हें फेंकना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि ये किसी और के काम आ सकते हैं। इसकी कुछ वजह तो अपने घर से गैर ज़रूरी चीज़ों का सफाया करना है, लेकिन इसके साथ हमें ये एहसास भी है कि ये चीज़ें किसी और के काम आ सकती हैं। यूजीनियस डाउनी यहाँ अतियात जमा करने के शोबे के सुपरवाइजर हैं। उन्होंने बहुत खुशी से हमें अतियात को तरतीब देने वाला डिपार्टमेंट दिखाया।
سب سے غیر معمولی چیز جو میرے علم کے مطابق یہاں عطیہ کی گئی وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا جو کوئی 10 دن پہلے یہاں دیا گیا تھا۔ وہ بالکل صحیح حالت میں 4 فٹ لمبا ہیلی کاپٹر کا ماڈل تھا جس کے پنکھے اور موٹر سب کام کر رہے تھے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ لوگ عطیات کیوں دیتے ہیں تو امریکہ میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو عطیہ کی جانے والی اشیاء کی قیمت کے برابر ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے۔ کچھ لوگ ٹیکس میں پرکشش مراعات کے باعث بھی عطیات دیتے ہیں، لیکن سالویشن آرمی سے منسلک میجر جارج ہوڈ کی رائے میں یہ بڑی وجہ نہیں۔ امریکیوں کی عطیات دینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مشکل میں گرفتار لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جارج ہوڈ کہتے ہیں کہ امریکی ثقافت میں فیاضی کی روایت کی جڑیں بہت گہری ہیں اور خیراتی ادارے اور کمیونٹی پروجیکٹس ایک جیسے خیالات رکھنے والوں کو ایک دوسرے سے ذاتی تعلقات قائم کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریڈ کہتی ہیں کہ ان کی فیملی ان کے چرچ میں رضاکارانہ خدمات انجام دیتی اور اس سلسلے میں امریکہ سے باہر بھی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے جنہیں شاید آپ کبھی کہیں اور نہ مل پائیں۔ جارج ہوڈ کہتے ہیں کہ امریکہ میں قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرنے کا زبردست جذبہ موجود ہے اور اس سے بھی زیادہ تیزی امریکی عوام بچوں کی بھلائی سے متعلق ہونے والے کاموں میں ظاہر کرتے ہیں۔ خاص طور پر کرسمس کے موقع پر امریکہ میں ضرورت مند بچوں کے لیے کپڑوں اور کھلونوں کی عطیات دینے کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے۔ انہیں یہاں آنا، بچوں کو تحائف دینا اور ان تحفوں کو پا کر بچوں اور ان کی ماؤں کے چہرے پر آنے والے احساسات کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ معاشی سست روی نے خیراتی اداروں کو متاثر تو کیا ہے لیکن صرف ایک حد تک۔ یہ ایک معمہ ہے جو میں تو حل نہیں کر سکا۔ پچھلے 3 سالوں سے ہر سال ان عطیات میں تقریباً 6% کمی آئی ہے جو سارا سال دیے جاتے ہیں، لیکن کرسمس کے موقع پر وہ عطیات جو ہمارے رضاکار سڑکوں پر گھنٹی بجا کر اکٹھے کرتے ہیں ان میں 25% اضافہ ہوا۔ پیسے اور استعمال شدہ چیزوں کے علاوہ امریکی رضاکاروں کے طور پر اپنا وقت بھی عطیے میں دیتے ہیں۔ پچھلے سال امریکہ میں 6 کروڑ 40 لاکھ افراد نے رضاکارانہ طور پر کام کیا تھا۔ یہ تعداد کل امریکی آبادی کا تقریباً 27% ہے۔ تھاتیانا وروسکو کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ ورلڈ گیونگ انڈیکس ترتیب دی ہے برطانوی ادارے چیریٹیز ایڈ فاؤنڈیشن نے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور منشیات کے خلاف عالمی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں یا ناکام؟ اس کا جواب بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ 1901 سے ہر سال دنیا میں امن کا نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے والے وہ ذہین اور نڈر لوگ ہیں جنہوں نے امن کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کے لیے محنت بھی کی اور بعض اوقات سمجھوتے بھی۔ آج دنیا ان کے تجربات سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ اس کے لیے امریکی شہر شکاگو میں اس ہفتے امن کا نوبل انعام جیتنے والی شخصیات کا ایک سمٹ ہوا جس کا موضوع تھا اپنے حقوق اور آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ تفصیلات مدیحہ انور سے۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والوں کی 12ویں عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے والی شخصیات کو شکاگو کے شہریوں نے اس سے پہلے صرف کتابوں میں ہی دیکھا تھا۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، انہیں اپنے سامنے دیکھنا بہت ہی اچھا احساس ہے۔ شکاگو ہائی اسکول کی طالبہ منال صالح کو یہاں سوویت یونین کے سابق صدر میخائیل گورباچوف سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ میں صدر گورباچوف سے ملی، ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس نے دنیا بدل ڈالی۔ وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ یہ عالمی لیڈروں کی کانفرنس ہے لیکن ان سب کا پیغام ایک ہے کہ ہر انسان دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ کیری کینیڈی سابق امریکی سینیٹر رابرٹ کینیڈی کی بیٹی اور اس سمٹ کے منتظمین میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان شخصیات کی گفتگو کا مرکز رہی نوجوان نسل۔ ان کا پیغام ہے کہ ہم آپ سے مختلف نہیں، ہم تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف نئی نسل کے لیے ہی نہیں بلکہ ان شخصیات کے لیے بھی امید کا پیغام ہے جو دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے نوجوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سوویت یونین کے سابق صدر گورباچوف کہتے ہیں کہ نئی نسل دنیا سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً نوجوانوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی ہمیں فکر ہے، لیکن ہمیں ان نوجوانوں کو یہ دنیا بہتر بنانے کا ایک موقع دینا ہوگا۔
साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर को 2002 में अमन का नोबेल इनाम मिला था। वो कहते हैं कि वो और नोबेल इनाम हासिल करने वाली दीगर शख्सियात समझती हैं कि मुस्तकबिल में अमन कायम करने के लिए आज इस पर बात करना ज़रूरी है। इंसानियत को कहना पड़ेगा कि हमें जंग की नहीं, अमन की ज़रूरत है। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर FW de क्लर्क जिमी कार्टर से मुत्तफिक हैं और अमन का नोबेल हासिल करने वाले साबिक अमरीकी सदर थियोडोर रूज़वेल्ट की मिसाल देते हैं। सदर रूज़वेल्ट कहते थे कि बवक्त ज़रूरत कभी सख्ती और कभी नरमी से बात करनी चाहिए। क्या हमने सख्ती करके देख नहीं लिया? अब नरमी से बात करने का वक्त है। शिकागो में नोबेल इनाम हासिल करने वाली शख्सियात की ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हुई है जब 2009 में अमन का नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले सदर ओबामा आइंदा चंद हफ्तों में इसी शहर में आलमी लीडरों से अहम मुलाकातें करने वाले हैं, जिनका मकसद मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में नेटो के फौजी किरदार का तयन होगा। केन फेराबो के साथ मदीहानवर, उर्दू VOA। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में कोकेन और उससे बनने वाली मनशियात की तैयारी और इस्तेमाल में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। और अगरचे बेशतर ममालिक मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं, इसके बावजूद ड्रग्स बनाने और इस्तेमाल करने वाले ममालिक में मौजूदा कोशिशों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तफसीलात मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में। सियुदाद होरेज, अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर, जो मंशियात के खिलाफ जारी आलमी जंग में फ्रंट लाइन की हैसियत रखता है। मैक्सिको के हुक्काम ने हाल ही में यहाँ से हथियारों से भरा एक ट्रक कब्जे में लिया है, जो मंशियात स्मगल करने वाले उन गिरोहों के लिए रवाना किया गया था जो अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बनाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मगरब मंशियात के खिलाफ अपनी जंग हार रहा है। नाइजल इंगस्टर बरतानवी खुफिया इदारे MI6 के साबिक डिप्टी चीफ और इस रिपोर्ट के खालिक हैं। Mexico is now experiencing two wars, one between the government and drugs traffickers. मैक्सिको में इस वक्त दो जंगें चल रही हैं, एक मंशियात फरोशों और हुकूमत के दरमियान और दूसरी मंशियात स्मगल करने वाले गिरोहों के माबैन। एक और मिसाल अफगानिस्तान है, जहां हमने देखा है कि मंशियात का कारोबार तनाज़े पैदा नहीं कर रहा, बल्कि पहले से मौजूद तनाज़ों को बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। A perpetuator of conflict. नेटो और अफगान फौज जंगजुओं से लड़ने के साथ साथ पोस्त की काश्त खत्म कराने की कोशिश भी कर रही है, जिससे हेरोइन बनाई जाती है। मकामी अफगान कमांडरों के मुताबिक ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक साल 2010 में अफगानिस्तान में 1,23,000 हेक्टेयर अराजी पर पोस्त काश्त की गई, जो मंशियात की आलमी मंडी का 60% थी, जबकि 2009 से 2010 में बर्मा में पोस्त की काश्त में 20% इजाफा हुआ। आप एक खित्ते में इसकी पैदावार कम करते हैं तो दूसरी जगह इसमें इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सप्लाई रूट्स में होता है कि आप एक रास्ता बंद करते हैं तो कोई और रास्ता ढूंढ लिया जाता है। मगरबी अफ्रीका भी अब हेरोइन पैदा करने वाले मुल्कों से यूरोपीय सार्फिन तक पहुंचने के लिए एक अहम रास्ता बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक यूरोप में कोकेन का नशा करने वालों की तादाद पिछली एक दिहाई में दुगनी हो गई है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 21 करोड़ हो चुकी है। इंगस्टर कहते हैं कि मंशियात के इस्तेमाल को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ भी तंबाकू नोशी की तरह निमटने की ज़रूरत है। हुकूमतों को तंबाकू की फरोख्त से मुनाफा हासिल होता है, मगर गुज़श्ता चंद सालों में हमने देखा है कि तंबाकू के इस्तेमाल को जहां पहले बुरा नहीं समझा जाता था, अब बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते। नाइजल इंगस्टर खबरदार करते हैं कि मंशियात की आलमी मंडी में वक्त के साथ मजीद मुल्क शामिल हो रहे हैं, जिसके नताइज इस तिजारती सौदे के दोनों अतराफ के फरीकों के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। हेनरी रिजवेल के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान बॉर्डर मनशियात और असलहे की स्मगलिंग ही नहीं बल्कि अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद का भी एक ऐसा जरिया है जिसे रोकने की कोशिशें वफाकी और रियासती दोनों सतहों पर की जा रही हैं। लेकिन अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इस हवाले से एक कानून को वफाकी हुकूमत ने ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एरिज़ोना का कानून पुलिस को इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को रोक कर उसकी शहरियत के कागजात तलब कर सकती है और ये दस्तावेज़ मुकम्मल ना होने पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि रियासतों को इख्तियार नहीं कि वो इमिग्रेशन के हवाले से अपने अलग कवानीन बनाएं। इस बहस के कुछ पहलुओं के बारे में बता रहे हैं अब्दुल अजीज़ खान। पिछली कई दिहाइयों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मेक्सिको से आकर आबाद होने वाली आबादी में कमी आई है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम आबादी में कमी की वजह रियासत एरिज़ोना का कानून नहीं बल्कि अमेरिका का मुआशी बहरान है,
جس میں تارکین وطن کے لیے کسی بھی قسم کی نوکری حاصل کرنا مشکل ہے۔ SB 1070 نامی اس قانون کے مخالفین میں سے ایک ہیں ریاست ایریزونا کے ایک وکیل ڈینیل آرٹیگا۔ اس قانون سے ایک مخصوص رنگ و نسل اور گفتگو کا انداز رکھنے والے افراد کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانچ پڑتال سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن کا مسئلہ ریاست کا نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا ہے، مگر یہ وہ نقطہ ہے جس سے ایریزونا کے سینیٹر رسل پیئرس اختلاف کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کے پاس جو آئین ہے اس کے نفاذ سے تو ہم نے انہیں نہیں روکا ہوا۔ اور ریاست ایریزونا کے شریف جو آرپایو بھی اس قانون کے حمایتیوں میں سے ہیں۔ اگر ہم اسلحہ، منشیات اور ڈکیتیوں سے متعلق قوانین کا نفاذ کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کا آرپایو پر الزام ہے کہ وہ اس قانون کی منظوری سے پہلے ہی مخصوص نسل کے لوگوں کو ان قوانین کا نشانہ بناتے آئے ہیں، مگر آرپایو اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرحد پار سے آنے والی منشیات اور اسلحہ وہ مسئلہ ہے جس پر سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے مگر وہ نہیں کر رہے اور اب ریاست کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ریاست کیلیفورنیا سے ہوں اور وہاں جرائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ فینکس میں جرائم کم ہیں اور اس کے لیے میں شریف جو کا شکر گزار ہوں۔ ایریزونا ایک نسل پرست ریاست ہے اور ان کو اپنے قوانین بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اس قانون کے حامیوں کو امید ہے کہ سپریم کورٹ ریاست کو اس قانون کے نفاذ کی اجازت دے دے گی، مگر ڈینیل آرٹیگا کہتے ہیں کہ یہ لاطینی آبادی کی تذلیل ہوگی۔ لاطینیوں کی طرف سے سخت ری ایکشن ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے اس میں امریکہ میں آباد کسی نہ کسی حصے نے ضرور متاثر ہونا ہے۔ گریگ فلاکس کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس زمین پر ہماری زندگی کا ایک دن دور سے کیسا لگتا ہے۔ ویلکم بیک۔ برطانیہ کے شاہی جوڑے پرنس ولیم اور پرنسس کیتھرین کی شادی کی پہلی سالگرہ ہے 29 اپریل کو، اور اس موقع پر لندن میں کھلونے کے اسٹور ہیملیز نے پیش کی ہیں ولیم اینڈ کیتھرین کی رائل ڈالز۔ اپنی پہلی ویڈنگ اینیورسری پر رائل کپل تو پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا تحفہ دے، لیکن ان میں دلچسپی لینے والے لوگ 100 برٹش پاؤنڈ یا تقریباً 15,000 روپے میں یہ گڑیاں اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر لیڈر، سیاستدان یا مقبول شخصیات کہیں کچھ اور کریں کچھ تو کیا طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جنوبی ایشیا کی کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن کی، جنہوں نے اس ملک کی قرارداد آزادی میں لکھا تھا کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ساری عمر غلام بھی رکھے۔ آمنہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں جیفرسن کی رہائش گاہ پر، جہاں ان کی سوچ اور طرز زندگی میں تضاد کو پہلی بار واضح کیا جا رہا ہے۔ تھامس جیفرسن نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ریاست ورجینیا میں اپنے گھر مونٹیچیلو میں گزارا۔ گویا انہوں نے امریکہ کی قرارداد آزادی لکھی تھی، لیکن ان کے پاس 600 غلام تھے۔ ان کے نظریات اور طرز زندگی میں یہی تضاد حال ہی میں ہونے والی 2 نمائشوں کا عنوان بنا ہے۔ سوزن اسٹائن مونٹیچیلو میں ہونے والی نمائش کی منتظم ہیں۔ ان کے مطابق جیفرسن ایک ایسے دور کی پیداوار تھے جب غلامی عام تھی۔ اس وقت امریکہ کی 20% آبادی غلاموں پر مشتمل تھی اور ایفرسن غلام رکھنے والوں میں سے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مونٹیسیلو کی نمائش لوگوں کے لیے اس حقیقت کی پیچیدگی پر غور کرنے کا موقع ہے۔ اسٹائن اور ان کے ساتھی منتظم چاہتے تھے کہ نمائش دیکھنے آنے والوں کے لیے اس وقت کی ایک مکمل تصویر پیش کی جائے، لہٰذا انہوں نے مونٹیچیلو کے غلاموں کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے کئی غلام یہاں ملبری رو میں رہتے اور کام کرتے تھے، جسے اس کمپیوٹر اینیمیشن میں دکھایا گیا ہے۔ تاریخ دان سنڈر اسٹانٹن کو جیفرسن کی دستاویزات میں ان کے کئی غلاموں کے نام ملے، جس میں جیفرسن کے باغبان ورملی ہیوز کا نام بھی شامل تھا۔ ورملی ہیوز نے جولائی 1826 میں جیفرسن کی قبر بھی کھودی تھی، لیکن سنڈر اسٹانٹن کے لیے دستاویزات میں یہ نام دیکھنا ہی کافی نہیں تھا، اور تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے مونٹیچیلو کے غلاموں کی اولاد کی نشاندہی کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ It's a way of seeing
इससे ये जाहिर होता है कि किसी तरह लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद एक अच्छा मुस्तकबिल बना सके थे और अपनी रस्म व रिवाज और कई हुनर अपने बच्चों को भी मुंतकिल कर सके थे। कैरन ह्यूज वाइट वर्मली ह्यूज के ख़ानदान से हैं। इन्होंने 15 साल पहले मॉन्टिचेरो में एक मुलाकात में हिस्सा लिया था। मुझे मालूम हुआ कि मेरे आबाओ-अजदाद कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे। ये टूर खसूसी तौर पर हमारे लिए किया गया था ताकि हम ये जान सकें कि मॉन्टिसेलो की तारीख में हमारा क्या मुकाम है। एक दूसरी नुमाइश सियाफ़ाम अमरीकियों की तारीख से मुतालिक वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री ने पेश की है, जिसमें जेफरसन के तमाम गुलामों के नाम एक ऊंची दीवार पर दर्ज हैं। नुमाइश के एक मुंतज़िम रेक्स एलिस, जेफरसन के बारे में जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें उनके ग़ुलामों की नज़र से भी देखा जाए, और अगर हम सिर्फ उनके ग़ुलामों के नाम ही जानते हों तो वो भी काफ़ी है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के मुंतज़िम की बात से इत्तफाक ना हो, लेकिन क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी तारीख की अहम शख्सियात के बारे में भी इस किस्म के म्यूज़ियम कायम किए जाने चाहिए? अगर हाँ, तो इनसे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें ज़रूर बताइए हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के ज़रिए। जूली टेबो के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। आपने थॉमस जेफरसन की ज़िंदगी के कुछ हिस्से तो देखे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक दिन फिल्म के पर्दे पर कैसा नज़र आए? वन डे ऑन अर्थ नामी फिल्म में बिल्कुल यही दिखाया गया है, और उसका वन डे है 10 अक्टूबर 2010 का दिन, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो दिन दुनिया के 15,000 लोगों ने कैसे गुजारा। वन डे ऑन अर्थ नामी इस फिल्म को दुनिया के 170 ममालिक में एक साथ पेश किया गया। My name is Kyle Ruddick. I'm the founder and director of One Day on Earth. फिल्म के डायरेक्टर कायल रिडिक के मुताबिक फिल्म का आइडिया म्यूजिक से आया। The idea for One Day on Earth was that you can take music from all the world and you can जैसे आप पूरी दुनिया से म्यूजिक लेकर उसे मिला सकते हैं, और फिल्म भी एक ऐसी ही चीज है। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पूरी दुनिया में लोग एक दिन एक ही वक्त पर फिल्म बनाएं। What if as many people across the world filmed at the same time during one day? Melbourne, Australia. My name's James Howlett. I'm in Jordan. कायल का कहना है कि ये फिल्म हमारी, आपकी और हम सब की जिंदगी की कहानी पर मुश्तमिल है। The film is roughly based on the cycle of life, but the way that we found it was to... लेकिन हमने कहानी को कैसे ढूंढा? 3000 घंटों की रिकॉर्डिंग को सुन और देखकर। ये बहुत मेहनत तलब लेकिन मजे का काम था। Enjoyable process, actually. Good evening from the International Space Station Flight Control Room. My name is Brandon Littman. I am the producer of One Day on Earth. फिल्म के प्रोड्यूसर ब्रैंडन लिटमन का कहना है कि उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए दुनिया भर से हजारों लोगों की मदद दरकार थी, जो एक निहायत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने इस काम को करने का इरादा कर लिया था। हमने कई दिन और रातें अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस जैसे बड़े इदारों से लेकर छोटे फिल्म मेकर्स और NGOs तक पहुंचने और उनसे रवाबित कायम करने में गुजारे। मेरे ख्याल से इस वक्त वन डे ऑन अर्थ के 15,000 मेंबर्स हैं। We all, nearly now 7 billion human beings, all these different minds, different views, different thoughts, interconnected. कायल उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म दुनिया भर के 170 मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को आपस में एक इंसानी रिश्ते में जोड़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि लोग ये फिल्म देखकर आपस में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद और आने वाले वक्त में ज़ाती और दुनियावी सतह पर मौजूद चैलेंजेस के बारे में सोचेंगे। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ये था हमारा आज का शो। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का एक दिन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर आइए, यूज़र नेम है VOA उर्दू, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।